दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि विचार में हमारी यह दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने वर्ण विचार खत्म कर लिया था और खूब अच्छे से डिटेल में उन सबको समझ लिया था। और संधि विचार में हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कल की थी और उसमें हम लोगों ने संधि के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने एक संधि भी अपनी कर ली थी। देखा था हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियां होती हैं। फिर स्वर संधि के अलग अलग भाग हैं, जिसमें से हम लोगों ने दीर्घ संधि देख लिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि दो लघु स्वर मिलकर आपस में एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करते हैं, जहां पर यह दोनों स्वर आपस में मिलते हैं, वहां पर क्या होगा, दीर्घ आ बनेगा और यह दीर्घ संधि होगा। इन दोनों की संधि जो होगी दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से छोटी ई के साथ, यानी कि लघु ई के साथ एक और लघु ई मिलेगा, यानी इसको ह्रस्व ई या लघु ई बोले हम, तो यह मिलेगा तो एक बड़ी ई का निर्माण करेगा। और इसी तरह से ऊ की बात कर लें हम, दो ऊ मिलकर एक बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा आ या छोटा आ दोनों में से कोई भी, और यहाँ पर भी बड़ा आ या छोटा आ दोनों में से कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे दो बड़ा आ लिखता हूं, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो भी यहाँ पर बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है ना। और जहां पर भी दीर्घ आ आपको मिल जाए तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अब जैसे छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई के साथ अगर छोटी ई भी मिल जाए, या फिर छोटी ई के साथ बड़ी ई मिल जुड़ जाए, तो भी वह बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है ना। इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ और थोड़े ना बन जाएगा। अब इस वजह से यह दीर्घ ई हो जाएगा, और जहां पर ऐसा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी तरह से अगर संस्कृत थोड़ा सा देखें तो वहां पर हिंदी में तो नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसे होते हैं शब्द जहां पर दो री मिलकर आपस में एक बड़ी री का निर्माण करते हैं, बड़ी री का निर्माण करते हैं। और यह क्या होता है, यह भी दीर्घ संधि हो जाता है ना। बड़ी री भी होती है संस्कृत में, आपको मैंने जब वर्ड विचार पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था, ठीक है। तो दो छोटा री मिलकर एक बड़े री का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक शब्द एक शब्द मैंने लिखा मातृ, और फिर लिखता हूं मैं ऋण, ठीक है ना। अब यहां देख रहे हैं ना, यहां पे री की मात्रा है और यहां पे री है। अब दो री आपस में मिल रहे हैं ना, और एक री यहां से भी मिला। अब दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर एक बड़ी री हो जाएंगे ना। एक बड़ी जब री हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, मातृ ऋण, ऐसे लिखेंगे इसको, मातृ। एक मिनट, ये इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दो बड़ी ई लग जाएगा, ठीक है ना, बड़ी री यहाँ पर हो जाएगा मातृ ऋण में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा था, जहां पर भी दीर्घ स्वर आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर दीर्घ स्वर आते ही दो दीर्घ स्वर जहां पर भी बनेगा वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। यह हमने देख लिया था कल की क्लास में, बहुत अच्छे से समझ भी लिया था, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग संधि विग्रह भी करना सीख लेंगे अपनी अगली क्लास में। संधि को पहले हम लोग समझ लें, फिर संधि को तोड़ना भी हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूंगा वैसे, और इसको अलग से भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अब जो हमको देखना है आगे, वह दीर्घ संधि के बाद हमको आगे देखना है, ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं। अब जो अगला हमको देखना है वह हो जाएगा क्या, गुण संधि। स्वर संधि का एक भाग है यह गुण संधि। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गुण संधि क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं, अब ठीक है। तो गुण संधि में देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके उदाहरण से समझ लेंगे। हम थोड़ा इसको ऐसा समझ लें, फिर परिभाषा भी लिख लेंगे। देखिए, जहां पर भी छोटा आ या बड़ा आ हो, ठीक है ना, इसके साथ अगर ई जुड़ रहा है या बड़ी ई जुड़ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई जोड़ेगा तो यह ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ए हो जाएगा यदि छोटा आ या बड़ा आ के साथ इन दोनों स्वरों के साथ अगर यह जुड़े, ठीक है ना।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर इसी छोटा आ या बड़ा आ के साथ हम लोग ऊ को जोड़ दें, कोई भी ऊ, ठीक है ना, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इन दोनों को जोड़ दें तो यह ओ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अगर हम आ के साथ या बड़ा आ के साथ हम लोग री को जोड़ दें, अगर इसको री को जोड़ देते हैं यहां पर तो यह अर्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, हम लोग उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसकी परिभाषा लिख लेंगे। मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, देवेंद्र, ठीक है। मैंने यहां पर देवेंद्र लिखा। अब देखिए यहां पर ए की मात्रा है यहां पर, और यहां पर भी ए की मात्रा है, ठीक है ना। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ए कब बनेगा। ए तब बनेगा जब आ में ई जुड़ जाए, ठीक है ना। जब आ में ई जुड़ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका हम संधि विच्छेद करें तो देखिए कहां पर आ ए में जुड़ा है। देखिए देव में जब इंद्र जुड़ा तो यह क्या हो गया, देवेंद्र हो गया, ठीक है ना। वा में क्या है, आ है, और यहां पर क्या है, ई है। अब यह दोनों मिलकर ए बन गए, तभी ना यहां पर ए की मात्रा लग गई। यहां पर कैसे ए की मात्रा लगी है, इसी तरह से ना जब यहां पर वा में आ है और यहां पर ई है, और आ और ई मिलकर क्या बन गए, ए बन गए, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया, देवेंद्र हो गया, यहां पर क्या हो गया, देवेंद्र हो गया। अब कैसे पता चला कि यहां पर देवेंद्र, देव और इंद्र ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर तो कुछ और भी हो सकता है ना। अब जैसे आप कह सकते हैं कि ए की मात्रा तो यहां पर भी लगी हुई है, यहां से तोड़ देते हैं इसको। तो चलिए ऐसे द के साथ इवेंद्र लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दा में क्या है, आ की मात्रा है, और यहां पर क्या है, ई की मात्रा है। अब यह दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और दा पे कौन सी मात्रा चढ़ जाएगी, ए की मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है ना। और यह क्या हो जाएगा, देवेंद्र। लेकिन क्या इसका सही संधि विग्रह यह होगा, यह समझने वाली बात है। क्या इसका सही संधि विग्रह यह हो जाएगा। अब दा का कुछ अलग से अर्थ निकलता है क्या, अंग्रेजी में दा का अर्थ कुछ भी होता हो, लेकिन हिंदी में क्या सिर्फ दा लिख देने से कोई अर्थ निकलता है एक वर्ण होने के अलावा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इवेंद्र का कोई अर्थ निकलता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यह संधि विग्रह कैसे हो जाएगा, जब तक दोनों अलग अलग शब्दों का अर्थ ना निकल रहा हो तो वहां पर कैसे हो जाएगा वह संधि विग्रह, इसका नहीं ना हो सकता। तो हमको देखना होगा कि किन दो भागों को अलग करने पर यहां पर उसका जो है अर्थ निकल रहा है। तो दा को अलग करके इवेंद्र को अलग कर दिया हमने, यहां पर भी आ है और यहां ई है, तो मैंने देखा यहां ए की मात्रा थी, ए की मात्रा आने के लिए आ और ई आना चाहिए, तो दा को अलग कर दिया और ई के साथ इसको इवेंद्र कर दिया, तो मैंने देखा क्या, आ और ई जुड़ के ए हो गया, देवेंद्र मैंने यहां कर दिया। लेकिन यह संधि विग्रह गलत है। क्यों है, काहे कि दा का कोई अर्थ नहीं है, इवेंद्र का भी कोई अर्थ नहीं है। इसको समझने के लिए हमको यही करना होगा कि यहां पर देवेंद्र लिखा हुआ है, इस ए के सहारे ना तोड़ें, हम इस ए के सहारे इसको तोड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। अब करने का क्या प्रयास करें, वहां पर ए की मात्रा लिखा हुआ है ना, तो दा और वा को अलग लिख दें, देव को अलग लिख दें, और जो ये ए है ना यहां पर, यहां आ था ना, और यहां पर इंद्र को अलग लिख दें। अब इसको इस तरह तोड़ने का प्रयास करें तो देव और इंद्र दो अलग अलग सार्थक शब्द हमको प्राप्त हो गए। बात आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आ के साथ जब ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, इसी तरह से आ के साथ जब ऊ मिलेगा तो यह ओ बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, पहले साफ कर दूं, मैं एक शब्द लिखता हूं महोत्सव। मैंने लिखा महोत्सव, मैंने क्या बताया, जब आ या बड़ा के साथ कौन मिलेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो यह ओ हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ओ की मात्रा है। अब आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी, जब यहां ओ की मात्रा है तो यहां आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो मिला ही होगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई मिला तभी ना यहां ओ की मात्रा बना है। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब इसको तोड़ने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा,
अब चलिए ऐसे मह लिख दीजिए आप यहां पर, और आप लिख दीजिए उत्सव। ठीक है ना, उत्सव तो एक शब्द बन गया, ठीक है ना, लेकिन क्या मह कोई शब्द है? नहीं, इसलिए हमको मह में आ की मात्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये महा एक शब्द होता है। ठीक है ना, संधि विग्रह करना समझ रहे हैं ना मैं कैसे बता रहा हूं? यहां पर संधि विग्रह करना बहुत आसान है, बस आपको शब्दों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अब यहां पर महा और उत्सव दो अलग अलग शब्द हैं। अब यह मिलकर क्या बन जाएगा? महोत्सव। यहां पर जो आ है और यहां पर बड़ा आ, और यहां पर जो ऊ है, ठीक है ना, यहां पर जो ऊ है, ठीक है ना, यह दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ओ की मात्रा। अब जब यह ओ की मात्रा हो गया तो यह क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? जब यहां पे आ के साथ ऊ जुड़ जाएगा तो यह ओ हो जाएगा। ठीक है ना, और एक और शब्द है, एक और नियम है क्या? आ के साथ या बड़ा आ के साथ री जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पे अर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यह अर हो जाएगा। इसको अभी हम परिभाषा लिखेंगे, अभी वहां पर भी अच्छे समझेंगे। पहले गुण संधि को समझ तो लें, उदाहरणों से समझ तो लें इसको, फिर हम परिभाषा से समझ लेंगे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है ना, अब आ के साथ जब री जुड़ जाएगा तो यह अर लिखा जाएगा, अर में बदल जाएगा। ठीक है ना, अब यह कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, अब देखिए मैं लिखता हूं, मैंने लिखा महर्षि, महर्षि लिखा ना। अब महर्षि में, अब देखिए महर्षि का जब उच्चारण करते हैं महर्षि, महर्षि, अर्षि, यहां पे आ रहा है ना, अर बीच में, महर्षि में अर बीच में आ रहा है ना, उच्चारण में अर आ रहा है आपके। तो यहां पर देखिए आ के साथ जब री जुड़ा तो यह अर में परिवर्तित हो गया, महर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, अर्षि। यहां पे अर आ रहा है ना, आप बोल के देखिए एक बार, यहां पे अर्षि आपको उच्चारण में आएगा, अर्षि, महर्षि, अर्षि, यहां पे बीच में आपको सुनाई दे रहा है ना, अर आ रहा है ना, तो उसी अर की बात हो रही है। जब छोटा आ या बड़ा आ के साथ री जुड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और यहां पर महर्षि का हम लोग संधि विग्रह करके एक बार देखें तो हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है ना, आ के साथ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो एक बार हम छोटा आ लिख के देखते हैं। ठीक है ना, मह लिख के देखते हैं। आ में यहां पर आ बड़ा आ नहीं लिखेंगे, और यहां पर ऋषि लिख कर देखते हैं, ऋषि, यहां पर ऋषि। ठीक है ना, अब मह का कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं, इसलिए हमको यहां पे आ की मात्रा जोड़ना पड़ेगा। अब यह क्या हो गया? आ मिला यहां पर, और यहां पर क्या मिला? री, इन दोनों को मिला के अर हो गया। तभी ना यहां पर अर का उच्चारण आपसे हो रहा है, महर्षि, अर यहां पे उच्चरित हो रहा है ना आपसे, तो यह महर्षि हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से ब्रह्मर्षि, आप ब्रह्मर्षि बोलेंगे, महर्षि बोलेंगे, उसमें अर आएगा और यहाँ पे आ और री मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ और री दोनों मिलेंगे और अर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और जो बचा कुचा होगा, जो नहीं समझ में आया होगा, वो आपको अब समझ में आएगा। परिभाषा जब हम लोग लिख लेंगे फिर मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे उदाहरणों से समझेंगे, उदाहरण की हम लोग कोई भी कंजूसी यहां पर नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे से उदाहरणों को लेकर हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब अ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। जब आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो वह क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और जब आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है? बाद आए तो ओ हो जाता है। यह दोनों मिलकर आ या ऊ मिलकर, दोनों आपस में मिलकर क्या? ओ बना देंगे। ठीक है ना, हो जाता है।
और जब आ या बड़ा आ के बाद री आए तो क्या हो जाएगा, तो अर हो जाएगा, ठीक है ना, अर हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? इसको लिख लीजिए। और जहां पर यह जब यह ऐसी स्थिति आपको जहां पर भी दिखेगी वहां पर क्या हो जाएगा, यह गुण संधि, यह क्या कहलाएगा, गुण संधि कहलाता है। बात आपको समझ में आ रही? देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक मैं और ट्रिक आपको बताता हूं, आप देखते ही बता देंगे वहां पर कि गुण संधि है, ठीक है ना, और कुछ करना ही नहीं है। एक आसान सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं, वहां पर आप देखते ही समझ जाएंगे अब कि यहां पर गुण संधि है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे शब्द आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसमें गुण संधि है। आपको कुछ नहीं करना है, शब्द पढ़िए और फट से आप टिक लगा के चले आइए, ठीक है ना। यह बहुत आसान होगा और हम लोग समझते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सुरेंद्र, मैंने लिखा सुरेंद्र, ठीक है ना। अब इसका संधि विग्रह करें तो क्या, सुर में इंद्र जोड़ेंगे। इंद्र ही क्यों जोड़ा हमने यहां पर, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा है और तो यहां पर ई की मात्रा जब जुड़ेगा तभी ए की मात्रा यहां बनेगा। भाई हमने पीछे देखा ना, अभी जब आ में ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा, अभी देखा ना यहां, तुरंत भूलिएगा नहीं इसको। यहां पर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, सुर और इंद्र जुड़कर सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, और मैं एक और उदाहरण लिखता हूं, चलिए एक और पहले उदाहरण लिख लेता हूं। चलिए मैंने एक उदाहरण लिखा, चलिए चंद्रोदय में लिखता हूं। चंद्रोदय यानी कि चंद्र के साथ कौन लगा हुआ है, उदय, ठीक है ना। यहां पे दा में आ की मात्रा है, रा में आ की मात्रा है, दा तो आधा है ना, तो चंद्र में ऊ की मात्रा, यहाँ पे आ और ऊ मिलकर ओ बन गया, ठीक है ना, यहाँ पर ओ बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर ओ की मात्रा है और यहाँ पर ए की मात्रा है। अब एक ट्रिक है खास, उसको ध्यान से देखिएगा। जहां पर भी आपको एक चोटी दिखे ऊपर, बस एक चोटी ऐसे, जहां पर भी आपको एक चोटी ऊपर दिखे, आपको कुछ नहीं करना है। एक चोटी वाला गुड़ी है, जिसके एक चोटी है वह गुड़ी है, ठीक है ना, उसके पास बहुत गुण है। एक चोटी वाला हमेशा गुण संधि होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आपको। एक चोटी वाला गुण संधि होगा बिल्कुल, ठीक है ना। जहां पर अ की मात्रा आ जाए या अ की मात्रा या फिर ए की मात्रा आ जाए, ठीक है ना, तो वहां पर गुण संधि नहीं होगा, ठीक है ना। जहां पर एक चोटी दिखे, यहां पर तो दो चोटियां हो गई ना ऊपर, ऐसे दो चोटियां हो गई ऊपर, और यहां पर एक ही चोटी है ना। जहां पर भी एक चोटी आपको ऐसे दिख जाए वह गुड़ी है, एक चोटी वाला गुड़ी है, एक चोटी वाला गुड़ी है, दो चोटी वाला वृद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? अभी उसको भी हम देखेंगे यहां पर। अब इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहां पर जैसे एक चोटी दिखा, सीधा आपने कह दिया गुण संधि। अब आगे समझते हैं, गुण संधि को बहुत अच्छे से समझ लिया, चलिए दो चार उदाहरणों से और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता, चलिए नहीं मिटाता हूं, मैं अगले पेज पर इसको समझा देता हूं, ठीक है ना। अब जैसे कुछ और उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करें, जैसा मैं लिखता हूं यथोचित। अभी देखिए मैंने पूछा इसमें कौन सी संधि है, आपने देखा एक चोटी, आपने एक चोटी देखा और तुरंत कह दिया गुण संधि, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर, जहां पर एक चोटी है वहां से आप लोग इसको तोड़ने का प्रयास जरूर करिएगा, और अगर यह जो है दो सार्थक शब्दों में टूट गया
तभी गुण संधि कहिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं टूटता है तो वहां पर नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि जहां पर भी आपको एक चोटी दिख जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैं लिखता हूं कि मैंने एक लिख दिया शब्द, मैंने एक शब्द लिखा अन्वेषण। अब यहां पर नहीं कर देना है कि एक चोटी दिख गया तो हम जो है यहां पर तोड़, हम जो इसको सीधा गुण संधि इसको बोल दें, ठीक है ना। अन्वेषण में भी तो एक चोटी है भाई यहां पर। ये ट्रिक, इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिक के सारे कम ही रहना चाहिए, लेकिन ट्रिक अभी मैं बताता हूं, यहां काम करेगा ये वाला ट्रिक। मैंने और क्या बताया, एक चोटी दिखे तो गुण संधि, लेकिन आपको तोड़ के देख लेना है यहां से, ठीक है ना। बीच में से तोड़ के देख लेना है। जैसे यहां से मैं तोड़ूं अगर इसको तो क्या हो जाएगा, यथा धन उचित, ठीक है ना। यथा भी एक शब्द है और उचित भी एक शब्द है, तो यहां पर आप बोल देंगे कि यहां पे एक चोटी के बीच में से तोड़ने पर यह जो है एक सार्थक शब्द बना रहा है, इस वजह से यह गुण संधि होगा। लेकिन अब यहां अन्वेषण लिखा हुआ है तो इसको तोड़ के देखिए, अन्व कर दीजिए और ईषण कर दीजिए या ईषण कर दीजिए, जो भी आपको समझ में आता हो। क्या अन्व कोई शब्द होता है भाई? अन्व कोई शब्द नहीं ना होता है, ठीक है। तो आप यहां पर गुण संधि होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। आपको इतना अरे इतना तो दिमाग है ना आपके पास भैया, ग्रेजुएशन आपने कर लिया हुआ है, ठीक है ना। आप ग्रेजुएट हैं, आप स्नातक हैं, आपको इतना आ रहा है कि आप शब्दों को पहचान जाएं कि शब्द का कौन सा अर्थ निकलता है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप शब्दकोश पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। हिंदी में टाइपिंग करिए, हिंदी में संदेश पढ़िए, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। और वर्तनी तो खासकर ध्यान रखिए, ठीक है ना। अन्व कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो भैया सीधा आपने कह दिया यहां पर गुण संधि तो कतई नहीं, गुण संधि होगा ही नहीं, देखना नहीं है गुण संधि की तरफ। एक चोटी भले हमको दिख गई लेकिन गुण संधि नहीं, आपको तोड़ भी लेना है। जैसे यहां पर तोड़ा और यथा और उचित, या दो अलग अलग शब्द मिल गए, दोनों का सार्थक अर्थ निकल गया, गुण संधि मार दिया, हो गया काम, आपको एक नंबर मिल गया। आइए घर, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अब जैसे एक और दो उदाहरण हम लोग देख लें। एक शब्द लिखता हूं प्रत्येक। अब देखिए एक चोटी फिर दिखा आपको, आपके मन में आया गुण संधि, ठीक है ना। मन में क्या आया, गुण संधि। लेकिन मैंने क्या बताया, हमको हमेशा इसको परखना है, तोड़ के देख लेना है। तो तोड़ के देखिए इसको, प्रत्यय। कहें कि ए कैसे बनेगा, जब आ में या बड़ा आ में क्या जुड़ जाएगा, इसमें ई या बड़ी जुड़ेगा तभी ना। तो आप प्रत्यय में आ जोड़ दीजिए, प्रत्यय कर दीजिए, आप प्रत्यय कर दीजिए, ठीक है ना। आप दोनों में से कुछ कर दीजिए, ठीक है ना। और यहां पर ईक लिख दीजिए, आप ईक लिख दीजिए, ईक लिख दीजिए, या तो आप ईक लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां पे प्रत्यय कर दीजिए या तो प्रत्यय कर दीजिए। अब देखिए प्रत्यय धन ईक प्रत्येक, प्रत्याधन ईक प्रत्येक, प्रतिधन इक प्रत्येक, प्रत्याधन इक प्रत्येक, ठीक है ना। यह तो बन रहा है, लेकिन क्या प्रत्यय का कोई अर्थ निकल रहा है भाई? इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है क्या मुन्ना, बताइए। अर्थ निकल रहा है क्या? प्रत्यय का कोई अर्थ होता है क्या हिंदी में? बिल्कुल नहीं होता है ना, आपने सही कहा। और इक या इक का या ईक का कोई अर्थ निकलता है क्या भैया? जब इन दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा तो गुण संधि कैसे होगा? हमने प्रत्येक को ऐसे तोड़ा और इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसका संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा? प्रति धन एक, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति धन एक, ठीक है ना, प्रत्येक। यहां पर तो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है ना भाई, और यहां पर ए है। अब देखिए यहां पर आ और ई तो नहीं ना है कि यह ए हो जाएगा, यह कुछ और होगा, अभी हम आगे समझते हैं उसको। लेकिन यहां पर गुण संधि नहीं होगा, पहचान गए ना, गुण संधि यहां पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अब गुण संधि को थोड़ा एक दो उदाहरण से हम लोग गुण संधि को समझ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उदाहरण हम लोग, मैंने आपको बताया कि एक चोटी जहां दिखे वहां पर गुण संधि, लेकिन उसको तोड़ के देख लेना है। अब एक दो उदाहरण से और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, फिर एक शब्द लिखता हूं मैं, चलिए लिखता हूं मैं रमेश। अब फिर से आपके मन में संदेह होगा कि एक चोटी दिखा तो यहां पर हमको क्या करना है, हमको तुरंत यहां पर गुण संधि कह देना है, ठीक है ना। लेकिन
मन में संदेह रखिएगा नहीं, उसको तोड़ के देख लीजिएगा एक बार कि यहाँ पर यह रमेश जो है गुण संधि हो रहा है कि नहीं। उसके लिए मैंने क्या बताया, तोड़ लीजिए, यहाँ पर एक ही मात्रा जहां पर भी लगा है वहां से तोड़ लीजिए। तो रम धन इश ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। रम का कोई अर्थ निकलेगा नहीं, इश का कोई अर्थ निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगा दीजिए, रमा। अब रमा का तो अर्थ निकलता है भाई, रमा का तो अर्थ होता है ना, इश का कोई अर्थ नहीं, इसलिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए। अब यह क्या हो गया, यह बड़ी की मात्रा हो गई। अब ईश का तो अर्थ निकलता है और रमा का भी अर्थ निकलता है। देखिए हो गया रमेश, यह गुण संधि हो गया। यहां पर दोनों का अर्थ निकला, आ और बड़ी ई, या दोनों आपस में मिले और एक ही मात्रा बनाए, यहां पर अर्थ निकल गया और यह गुण संधि हो गया। रमा किसको कहते हैं, पार्वती को कहते हैं, माता पार्वती को रमा कहते हैं। और ईश यानी उनके इस रमेश कौन, राम के रमा के ईश कौन है, भगवान शिव हैं, ठीक है ना, शिव को कहते हैं। बात समझ में आई ना आपको। तो रमेश यहां पर इन दोनों के एकदम सीधे सीधे अर्थ निकल रहे हो, ठीक है ना। मैं एक और शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है ना। एक चोटी दिखी आपको, फिर संदेह मन में आया। अब यहां पर संदेह मन में आया तो तोड़ के देख लीजिए, सूर्य धन उदय, इन दोनों का सार्थक अर्थ है, इन दोनों का सार्थक अर्थ हुआ तो यह गुण संधि हो जाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब हम अगला अपना संधि देखते हैं, ठीक है ना। बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया, भरपूर उदाहरण के साथ समझा दिया भाई इसको। अब इससे ज्यादा क्या ही इसमें समझने के लिए रह गया है, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या ही समझने के लिए रह गया है, ठीक है ना। और अब हम देख लेते हैं अपना अगला संधि, ठीक है ना। यह हमने कैवा देखा था, गुण संधि हमारा मुझे लगता है दूसरा देखा था, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या आएगा हमारा गुण संधि के बाद, वृद्धि संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि, ठीक है ना। अच्छा, वहां पर गुण संधि में देखा था हमने, एक चोटी वाला गुड़ी है, दो चोटी वाला वृद्ध है। दो चोटी वाला जो है वह बूढ़ा है, इस बात का यह ऐसे ट्रिक बना लीजिए, ठीक है ना। एक चोटी वाला गुड़ी यानी एक चोटी जहां दिखे वह गुण संधि, लेकिन तोड़ के देख लेना है वृद्ध संधि। दो चोटी वाला वृद्ध है, उसके दो चोटी हो गए भाई। अब एक चोटी था तो वह छोटा था, गुड़ी था, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन दो चोटियां आ गई तो वह बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, क्या कर सकते हैं आप, उम्र बढ़ गई उसकी। अब यहां पर देखिए वृद्ध संधि, ठीक है ना। अब जैसे मैं लिखता हूं एक शब्द, यहां पर देखिए मैंने लिखा कि यहां पर, एक मिनट, महेश्वर, मैंने लिखा महेश्वर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो चोटियां आपको दिख रही हैं, दो चोटियां दिखी ना इसमें, यहां पर दो चोटियां आपको दिखी। देखिए महेश्वर ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आप यहां पर ये मत कहिएगा यहां पर इस तरह क्यों लिख दिया, गलत लिख दिया। मैं समझाता हूं भैया, गलत नहीं है वो, ठीक है ना। मैं यहां बताता हूं कैसे। ये महाधन ईश्वर हो गया, ठीक है ना, यानी सबसे बड़ा ईश्वर कौन, भगवान शिव, महेश्वर। यहां पर महाधन ऐश्वर्य की बात हो रही है, ठीक है ना, ऐश्वर्य, ईश्वर से ही ऐश्वर्य शब्द का निर्माण हुआ, ऐश शब्द भी ईश्वर से ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, वह ऐश करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अब समझते हैं यहां पर ए की मात्रा। मैं यहां पे वृद्ध संधि समझा रहा हूं, एक चोटी दो चोटी शब्दों के फेर में भी मत पड़िएगा, दोनों शब्द सही हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आप ये कहने लगे वर्तनीय शुद्धि और वर्त लिखना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ए की मात्रा भी लिखेंगे, ए की मात्रा, इसका संधि विग्रह करेंगे तो महाधन ईश्वर, और यहां पर संधि विग्रह करेंगे तो महाधन ऐश्वर्य। बात आई समझ में। तो चलिए फिर से मैं लिखता हूं, महेश्वर मैंने लिखा, मैं समझाने के लिए उदाहरण लिख रहा हूं। यहां पर दो चोटी, दो चोटी दिखी ना, दो चोटी दिखी ना, दो चोटी जहां पर दिखी वह क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। एक चोटी वाला गुड़ी, दो चोटी वाला बूढ़ा, एक चोटी वाला गुड़ी, दो चोटी वाला कौन, वृद्ध। जैसे दो चोटी वृद्ध, लेकिन संदेह यहां पर है आपको, यहां पर आपको यह संदेह है कि यहां दो चोटी वाला सच में वृद्ध है क्या, यह पता करना है ना आपको, दो चोटी वाला वृद्ध है क्या। तो दो चोटी वाले से आप तोड़ दीजिए इसको,
ठीक है ना, बीच में से अलग कर दीजिए इसको। चलिए करके देखते हैं। चलिए पहले हम मह लिखते हैं, फिर ईश्वर लिखते हैं। फिर आपने बोला ओ देखो यहाँ पे तो कोई अर्थ नहीं निकला इसका मतलब यह वृद्ध संधि नहीं है। फिर मैं बोलूंगा भैया छोटा आ क्यों, बड़ा भी लगा के देख लो, क्या पता कोई अर्थ निकल जाए। फिर आपने यहाँ बड़ा, अरे वाह, अब तो यहाँ पर एक अर्थ निकल आया। यहाँ पर जैसे ही अर्थ निकला आपने कहा महा का तो अर्थ निकल गया, ईश्वर का कोई अर्थ नहीं होता। मैंने कहा यहाँ पर भी बड़ी की लगा लो। अब जैसे आपने बड़ी यहाँ पर लगाया, आपने तुरंत देखा दोनों का अर्थ निकल गया। अरे ये तो महेश्वर हो गया, ठीक है ना। अरे रुकिए एक मिनट, मैं तो उसका बता दिया, एक मिनट। यहां पर महाधन ऐश्वर्य, ठीक है ना, यहां पर महाधन ऐश्वर्य, ठीक है ना। आ में एक ही मात्रा यहां पर जुड़ गया तो यहां पर ऐश्वर्य का अर्थ निकलता है ना। यहां पर ऐश्वर्य का जब अर्थ निकलता है तो यहां पर दोनों का अर्थ निकलता है, या वृद्ध संधि हो गया। लेकिन अगर यही मह दो चोटी यहां दिखता और इसका दोनों का अर्थ ना निकलता तो यह वृद्ध संधि कतई न होता। बात आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। मैं एक शब्द और लिखता हूं, चलिए, परमौषधि, मौषधि, ठीक है ना। परमौषधि मैंने एक शब्द लिखा। अब इसको तोड़कर देखिए, दो चोटी दिखी, आपको संदेह हुआ वृद्ध संधि, दो चोटी वाला बूढ़ा, दो चोटी वाला बूढ़ा। लेकिन क्या दो चोटी वाला सच में बूढ़ा है? यह समझने वाली बात। भैया बहुत सारे लोगों का शौक, वो दो चोटी रख ले, ठीक है ना। यहां पर हमको देख के चलना है। अब तोड़ के देख लीजिए, यहां पर परम में कौन, औषधि। जब यह जुड़ा तो दोनों का अर्थ निकला, दोनों परम और औषधि का अर्थ निकला, इसका मतलब है वृद्ध संधि। अब परिभाषा लिख लेते हैं भाई, वहीं समझ में आ जाएगा, सारा झंझट खत्म करते हैं, ठीक है ना। परिभाषा में इसको समझ लेते हैं, वहीं पे हमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। वृद्ध संधि का आप परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए, जहां अ या आ के बाद, जहां अ या आ के बाद ए या ऐ आए, आए या क्या है, ए या ऐ आए तो यहां पर एक मिनट, जहां पर अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और जहां ऐसा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, यह वृद्ध संधि हो जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने एक शब्द लिखा सदैव, यहां पर ऐ आ गया ना, यहां पर ऐ, और जैसे ऐ आया आपने कह दिया वृद्ध संधि। लिखिए इसको तोड़ के एक बार आप जरूर देख लीजिए, तोड़ के देखिए, सदा धन एव, ठीक है ना। यहां पर इसका भी एक अर्थ है और इसका भी एक अर्थ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यह सदैव हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक और शब्द लिखता हूं, चलिए, एक दैव, ठीक है ना। एक मैंने शब्द लिखा एक दैव, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, यहां पर इससे तोड़िए इसको, एकद क्या हो जाएगा, एव, ठीक है ना, एकद एव, यह इसका संधि विच्छेद, संधि विग्रह हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, बहुत आसानी से समझ में
आ गया होगा, ठीक है ना। अब कुछ जैसे मैं एक और शब्द लिख देता हूं, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं इसका। तो बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया इसको, यहाँ पर कैसे तोड़ना है, कैसे इसका अर्थ निकलेगा, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा डिटेल में और क्या ही बताया जा सकता है संधि में, ठीक है ना। इतना भी कठिन नहीं होता है संधि कि इससे ज़्यादा डिटेल में आपको बताया जाए, ठीक है ना। मैंने लिखा मैंने लिखा जलौक, जल में क्या ओक जोड़ देंगे हम, तो यहां पर भी इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, ठीक है ना। तो यह जलौक हो गया और यहां पर क्या हो गया, वृद्ध संधि हो गया। बात आपको समझ में आई ना। अब आगे जो हमारा बचता है वह है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि तो हमने देख ली, तीसरा हमारा था वृद्ध संधि, और चौथे नंबर पे हमको क्या देखना है, अब चौथा हमारा हो जाएगा यण संधि। यण संधि, संस्कृत में इसका सूत्र होता है इको यड़ची, लेकिन संस्कृत चूंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं तो उसमें दिमाग लगाना ही क्या हमको, हम यहाँ परिभाषा से ही समझ लेंगे, उदाहरणों से इसको अच्छे से समझ लेंगे, यही नहीं समस्या होने वाली हमको। तो उदाहरण क्या इसका जो है संस्कृत के पक्ष में क्या ही जाए, ठीक है ना। संस्कृत के पाले में से कुछ लेके क्यों आए, हिंदी में जब इतना पर्याप्त आपके पास उदाहरण है, आपके पास इतना पर्याप्त सब कुछ है, तो जब ना हो जहाँ पर आप संस्कृत का सहारा ले लीजिए, कोई बात नहीं, संस्कृत तो जननी है आपके भाषा की, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ले लीजिए उदाहरण, लेकिन जहाँ आपके पास पर्याप्त सब कुछ है वहाँ से बार बार किसी दूसरी भाषा से उधार लेके आना क्या ही फायदा, ठीक है ना। अब देखिए मैं जैसे लिखता हूँ, एक शब्द लिखता हूँ, चलिए शब्द ही क्या लिखे हैं हम यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसको, फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जहां ह्रस्व या दीर्घ ई हो या ऊ हो या री भी लिख लीजिए, चलिए एक मिनट, जहां पर ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या री के बाद, जहां पर ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या री के बाद क्या है, वही ना आ जाए, ई या ऊ या री ना आ जाए, अलग कुछ आ जाए, ठीक है ना, कोई दूसरा स्वर आ जाए, के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो जहां पर ई है ना, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, ई का या हो जाएगा, ऊ का वा, और जो री है ना वह री का रा हो जाएगा, रा हो जाता है। बात आपको कम समझ में आई होगी, मुझे पता है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैं लिखता हूं अत्यधिक, मैंने एक शब्द लिखा अत्यधिक, अब यहां पे क्या हो रहा है, अति, धन, अधिक, यही दो शब्द बनेंगे सार्थक, अति और अधिक दोनों सार्थक हैं। इसमें आपको समझ में आ ही गया सार्थक शब्द बनाना है भाई, तो अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। अति और अधिक या दो अलग अलग शब्द। अब यहां पर देखिए इसका संधि विग्रह अति और अधिक हुआ। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर क्या है, ई है ना, छोटी ई, और यहां पर क्या है, आ है। यहां पर मैंने क्या बताया अभी आपको, यण संधि में जहां पर भी ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो यहां पर ई के बाद भिन्न स्वर आया ना, ई नहीं ना आया, आ गया, और जैसे ही आ आया तो यहां ई और आ दोनों आपस में मिलके
इसको क्या बना दिए, या बना दिए इसको, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया, या हो गया, ठीक है ना। यहां क्या हो गया, या हो गया, ठीक है ना। और उसके पहले ये आधा वर्ण जो है उसका पहले वाला आधा हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, इसका एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, जहां पर भी आधा वर्ण आपको दिखना शुरू हो जाए शब्द में, वहां पर आप ये समझने लगिए कि वहां पर यण संधि होगा। लेकिन आप बार बार मैं आपको कहूंगा कि वहां पर संधि विग्रह भी करके देख लीजिए, अर्थ निकल रहा है कि नहीं पर्याप्त, उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो नहीं। यहां पर देखिए अत्यधिक में क्या हो रहा है, यहां पर अत्यधिक में आधा ता है ना, और आधा ता दिख गया यण संधि। लेकिन आप अति धन अधिक करके देख लीजिए, अधिक का अर्थ निकल रहा है कि नहीं, अधिक का अर्थ निकल रहा है कि नहीं, वहां इस तरह से, ठीक है ना। तो ई और आ मिलकर या बन जाएगा, यही ना बोल रहे हैं। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अरे यहां ऊ होता तो यहां पर क्या हो जाता, या की जगह पे व हो जाता, और यहां री होता तो यह रा में बदल जाता, ठीक है ना। चलिए उसका भी एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। मैं लिखता हूं, चलिए एक उदाहरण मैंने लिखा, मैंने एक लिखा प्रत्युपकार, ठीक है ना। अब इसका संधि विग्रह कर लीजिए आप, प्रति धन उपकार, ठीक है ना। देखिए यहां पर ई है ना, यहां पर क्या है, ई है, और यहां पर क्या है, ऊ है, यानी कि ई के बाद असमान स्वर आया ना, जैसे ही असमान स्वर आया आपने कह दिया यह या में परिवर्तित हो जाएगा और यह प्रत्युपकार हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्युपकार या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार, या में बदल गया, यह देखिए या में बदल गया, ठीक है ना, यह प्रत्युपकार हो जाएगा। अब इसी तरह से हम करके देख लेते हैं, ई वाला तो हमने देख लिया, एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने प्रत्येक, एक शब्द लिखता हूं प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, यहां ई के साथ भिन्न स्वर आया, ई के साथ कोई भिन्न स्वर आया तो यह ए में परिवर्तित हो गया, और आप यहां पर देख रहे हैं यह ए में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। मैंने लिखा नद्यार्पण, मैंने लिखा नद्यार्पण, यानी नदी अर्पण, नदी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नदी के साथ अर्पण, अर्पण, ठीक है ना। अरे अर्पण, ठीक है ना, यह लिखा हुआ नदी धन अर्पण। यहां पर ई है ना, बड़ी ई, और यहां पे आ है, भिन्न स्वर है ई के बाद, तो यहां पर यही ना देखा आपने, जहां पर ई होगा भिन्न स्वर आने पे वह या में परिवर्तित हो जाएगा, नद्यार्पण। यहां पे या है ना, मैंने आपको बताया था जब या द्या जो है वह कैसे बनता है, दा के साथ आधा दा के साथ या मिलके, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था यह वर्ण कैसे बनता है संयुक्त वर्ण में, वर्ण विचार याद करिए, नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक है ना। तो नद्यार्पण हो गया, नदी धन अर्पण, बहुत सारे उदाहरण मैंने इसके देख लिए, ठीक है ना। अब चलिए एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं, प्रत्यूष, मैंने लिखा प्रत्यूष, ठीक है ना। अब प्रत्यूष हम इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, प्रति धन ऊष, ठीक है ना। यहां पे ई की मात्रा है, भिन्न स्वर आया, ऊ आ गया तो या में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, ठीक है ना। अब भिन्न स्वर, अब कोई दूसरा आ जाए, ठीक है ना, जैसे यहां पर ई हमने क्या देख लिया, ई वाला देख लिया, अब हम ऊ वाला देख लें एक बार, यहां पर ऊ वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा अन्वेषण, मैंने एक उदाहरण लिखा अन्वेषण, अनुधन एषण, एक मिनट, अन्वेषण का क्या अर्थ होता है, अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना, ठीक है ना, खोज करना, अनुसंधान, ठीक है ना, अन्वेषण, ठीक है ना। यहां पर ऊ की मात्रा है ना, और इसके साथ कोई एक भिन्न स्वर आया तो यह वा में परिवर्तित हो गया, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। परिभाषा आपने देख लिया, समस्या है क्या, यहां पर आधा ना आ गया, आप ऐसे ही ट्रिक से याद कर सकते हैं, जहां पर भी आधा वर्ण दिख जाए, देखिए यहां पर भी आधा वर्ण है, यहां पर भी आधा वर्ण है, और पीछे भी आपने यहां पर भी प्रत्येक में आपने देख, कहां प्रत्येक में आधा वर्ण है, प्रत्युपकार में भी आधा वर्ण है, नद्यार्पण में भी आधा वर्ण है। यहां पर जहां पर भी आधा वर्ण दिखे आप तुरंत समझ जाइए कि यहां पर क्या है, वह यण संधि है, वहां पर यण संधि है, ठीक है ना, बिल्कुल आप वहां समझ आइए यण संधि। लेकिन आप तोड़ के देख लीजिए
एक बार उसको तोड़ के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अन्वेषण मैंने तोड़ के देख लिया, अनुधन एषण, यहाँ दो अलग अलग शब्दों के सार्थक अर्थ निकल रहे हैं, अन्वेषण, और यहाँ पे आधा वर्ण भी दिख गया, आप कंफर्म हो गए कि यहाँ पर यण संधि हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अब जैसे एक और उदाहरण लिख लेते हैं हम। मैंने एक शब्द लिखा, मैंने लिखा, एक मिनट, पितृनुमति, ठीक है ना। अब जहां पर री आएगा, री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे का लिख लीजिए, जहां पर री आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, आधा रा में। तो क्या है यहां पर, पितृ धन अनुमति, यहां पर देखिए री था ना, यहां आ जुड़ गया तो यहां में ता में क्या हो गया, रा जुड़ लग गया, रा में क्या यहां पर क्या लग गया, यहां पे रा लग हो गया, ठीक है ना। यह रा में परिवर्तित होता के साथ क्या जुड़ गया, यहां पे रा, ठीक है ना। यहां पे री था और यहां पे आ था, भिन्न स्वर थे, दोनों भिन्न स्वर, री के साथ आ जुड़ गया तो यहां पे रा में परिवर्तित हो गया, ता में रा लग गया ना यहां पर, यानी रा पूरा है, ता आधा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया, यहां पर कई उदाहरण देख लिए, इससे ज्यादा उदाहरणों को हमको समझना भी नहीं है, पर जब हम प्रश्नों को करेंगे वहां पर भी इसको अच्छे से समझ लेंगे फिर से एक बार। तो इस पे कितना समय दें एक बार, ठीक है ना। इतना बहुत समय दे दिया हमने इन सारे जो है यण संधि पर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको यह बात। जो ना समझ में आया हो आपके लिए खुला छूट है, आप कभी भी यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। आप आइए यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर प्रश्न करिए, आप कमेंट बॉक्स में आइए, वहां प्रश्न करिए, जहां पर भी आप प्रश्न कर सकते हो प्रश्न करिए। फोन नंबर आपके पास दिए गए हैं, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्या बचता है, अयाद संधि। अब पांचवा हमारा क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि को समझ लेते हैं हम, इसको अयादि कर लीजिए, अयाद संधि, ठीक है ना। अब अयादि संधि जहां पर क्या हो रहा हो, चलिए इसको हम पहले इसका जो है परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जहां ए ए और ओ के बाद ओ, ए ए ओ और औ के बाद क्या है, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई, यही फिर से रिपीट ना हो जाए, कोई दूसरा स्वर आ जाए, कोई दूसरा स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर ए का अय और अय का क्या हो जाएगा, अय का, अरे अय का औ और औ का, पहले ओ का देख लेते हैं, एक मिनट कुछ गलत हो गया। ए का आय हो जाएगा और अय का आय हो जाएगा, ठीक है ना, आय, ठीक है ना। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का अव और औ का आव, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही, जाता है, ठीक है ना। अब यहां हमने समझ लिया, ए का क्या हो जाएगा, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय में परिवर्तित हो जाएगा, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय में, इसी तरह से ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह अव में परिवर्तित हो जाएगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो वह आव में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, उदाहरण से इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैंने एक शब्द लिखा गायन, मैंने गायन लिखा। अब यहां पर क्या हो रहा, आय, यहां पे गायन, आय आ रहा है ना बीच में, गायन, गायन, गाय, आयन आ रहा है ना बीच में, आय, यहां पर आय का उच्चारण आप कर रहे हैं, आप करके देखिए उच्चारण, बोलिए 2-4 बार, आपको समझ में आएगा, गायन,
आयन, आय का उच्चारण आप यहां पर कर रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, तो क्या जुड़ रहा होगा यहां पर अ के साथ कौन जुड़ रहा होगा, अ के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ रहा होगा ना, तभी आय आया ना, गायन। तो यहां पर क्या हो रहा है, गए धन अन, ठीक है ना, गए धन अन, यानी यहां पर अ की मात्रा के साथ कौन, एक भिन्न स्वर आ जुड़ा, तो यह आय बन गया। तभी ना गायन, आयन बना आय। कैसे बना, ग में आ की मात्रा है और या है और ना है ना, ग आय और ना, ठीक है ना। यह आपको उच्चारण समझ में आ रहा होगा कहां पर हो रहा है, बीच में यहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। गायन का संधि विच्छेद क्या हो जाए, गय धन अन। ऐसे संधि विच्छेद भी पूछे जाते हैं, मैं आपको बाद में कराऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। अभी हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और संधि विच्छेद भी लगभग मैं आपको बताता ही चल रहा हूं भाई। तो खैर अलग से सीख भी लेंगे हम लोग संधि विच्छेद इसका, ठीक है ना। अब जैसे मैं लिखता हूं भवती, एक मिनट, मैंने लिखा, चलिए भवन लिखता हूं मैं, भवन। अव, यहां पर भवन, अवन, भवन, यानी भा के बाद अव का यहां पर उच्चारण आप लोग समझ में आ रहा होगा, यहां पर अव का उच्चारण हो रहा होगा, ठीक है ना। अव का उच्चारण कब होगा, अव का उच्चारण होगा जब ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ेगा। अब जोड़ दीजिए, यहां पर भा के साथ ओ लिख दीजिए, भोधन अन, ठीक है ना। भवन, ओ के साथ आ जुड़ गया भिन्न स्वर, तो यह क्या हो गया, अव में बदल गया, तो यह क्या हो गया, भवन हो गया, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई, भोधन अन, भवन हो गया। इसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं गवीश, अव, यहां पे गवीश, गव, ग व, यहां पे अव आपको समझ में आ रहा है ना, अव का यहां पर उच्चारण हो रहा है, गवीश, गवीश, यहां पे अ का उच्चारण हो रहा हो, क्या हो रहा होगा यहां पे, गौधन ईश, ठीक है ना, गोधन ईश, गवीश, ठीक है ना, गोधन ईश, गवीश हो गया, ठीक है ना। ओ के साथ ई का उच्चारण हुआ है, और यहां पर आपने क्या देखा था, ओ जब यहां पर, ओ जहां पर हो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह क्या हो जाता है, अयादि संधि हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एक और लिख लेते हैं, एक उदाहरण, एक और, भरपूर उदाहरणों से इसको समझ लेते हैं हम। एक और उदाहरण लिखते हैं, चलिए पावक लिख लेते हैं, ठीक है ना, पावक, ठीक है ना। मैंने लिखा पावक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पावक में आव, यहां पे आव आ रहा है ना, पाव, पावक, आवक, यहां आव आ रहा है ना बीच में, तो आव कैसे आएगा, जहां पर भी आव आने के लिए औ आना चाहिए ना, औ के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़े, तो यहां पर औ लिख दीजिए, पहले पा में औ की मात्रा लिख दीजिए आप, पाओ। अब अक लिख दीजिए, सीधी सी बात है, संधि विग्रह हो गया इसका, पावक। औ की मात्रा के साथ आ जुड़ गया, या क्या हो गया, पावक हो गया, ठीक है ना। जैसे धावक लिखा मैंने, आप खुद करिए इसका, धौ में अक जोड़ दीजिए, धावक हो गया, ठीक है ना, दौड़ने वाला, पावक मतलब आग। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया। कल की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे और एक दो क्लास में उसको भी समझकर खत्म कर लेंगे, ठीक है ना हम लोग। और बहुत डिटेल में स्वर संधि हमने समझ लिया। कोई भी प्रश्न रह गया हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आए, वहां पर कमेंट करें और सवाल पूछें। आप टेलीग्राम पे जुड़े, वहां सवाल पूछें। बार बार मैं कहता हूं, प्रश्न पूछते रहिए, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। आपके प्रश्नों का 24x7 उत्तर मिलेगा। किसी भी दिन किसी भी समय आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।